नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो कि आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा आपका जो टेस्ट कराया जा रहा है उसका नंबर आज टेस्ट नंबर आपका 16 होने वाला है। ध्यान रखिएगा। अब वीडियो को भैया 1.25x पर देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और किस चीज़ का आपका होने वाला तो आपका फुल लेंथ टेस्ट आपको ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज़ का होने वाला, ध्यान में रखिएगा। चलिए, इधर उधर ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में देखिए आपका बोल रहा है, भारत सरकार ने डॉक्टर अरविंद पांडिगा को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए। कथन 2 में है, आयोग ने केंद्रीय करों के कुल हिस्से से में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की है, जो कि बिल्कुल गलत है। 42% नहीं, आपका 41% सिफारिश की है। कितना की है, 41%। ये आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 आपका गलत है, यानी कौन सही बोला तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका जो है सो सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की ओर। बताइए, दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर हम बता देंगे तो फिर आप लोग नाइंसाफ़ी हो जाएगा आप लोग के साथ में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आईपीएल से, आईपीएल हर कोई देखता है। तो आईपीएल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए 1 में है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी आईपीएल 2026 का फाइनल गुजरात में टाइटंस को हराकर जीता है, गुजरात टाइटंस को हराकर पराजित किया है। बिल्कुल आप लोग बोलिएगा जी भैया, गुजरात को हराकर फाइनल जीते हैं। 2 में है, फाइनल मैच में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला है। जी बिल्कुल, किंग कोहली को आपका जो है सो पुरस्कार मिला है। इसको प्यार से, विराट कोहली को प्यार से किंग कोहली भी बुलाए जाते हैं। 2 नंबर में देखिए, हिटमैन शर्मा पूरे आईपीएल सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। पूरे सीजन में जो ऑरेंज कप जीते हैं तो वो कौन है, तो पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाया है आपका वैभव सूर्यवंशी। ध्यान में रखिए, लिख देते हैं वैभव बनाया। कितना रन बनाया है तो ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका 776 रन बना है, 776 रन बना है, और ये आपका ऑरेंज कप जीते हैं। 4 में आपका फाइनल, आईपीएल का फाइनल कोलकाता में ईडन गार्डन में खेला गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। आपका ईडन गार्डन में नहीं, आपका जो है सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ध्यान में रखिएगा। आईपीएल 2026 के बारे में कथन 1 और 2 आपका सही है, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। एक सेकंड। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम रामसर स्थल के रूप में किस स्थल को घोषित किया गया है। बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम रामसर स्थल के रूप में किस स्थल को घोषित किया गया है, तो आपका कोपरा जलाशय को आपका घोषित किया गया है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए, बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में आपका है, निर्वाचन के बाद श्री सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है। 2 में आपका है, मैथिली ठाकुर के निर्वाचन में सबसे युवा विधायकी चुनी गई है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगर हम लोग इसका एक का सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के बाद नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उस समय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 आपका इसमें सही है। वीडियो को 1.25x पे देखिएगा भैया, तब एक्स पे बढ़ा लीजिएगा, स्पीड वीडियो का स्पीड बढ़ाइएगा, तब आप लोग को मज़ा आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा धीरे पढ़ाते हैं तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है, महाराष्ट्र की झांकी गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
जो कि आप लोग बोलिएगा जी भैया बिल्कुल आपका सही है। दो में तीनों सेनाओं ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय थल सेना ने जीता है, ये कथन आपका सही नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर देखिएगा गणतंत्र परेड दिवस 2026 का सर्वश्रेष्ठ क्या है, मार्चिंग दल पुरस्कार भारतीय नौसेना ने जीता है। कौन जीता है? भारतीय थल सेना ने नहीं है, थल को हटा के यहाँ नौसेना लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? नौसेना ने जीता है। ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका जो है सो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में कौन सा कथन आपका सही है या फिर गलत है, आपको ये बताना है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ए में आपका वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 निर्धारित किया गया है, जो कि कथन एक आपको बिल्कुल सही है। बाकी आपका देखिए जो गलत है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4.3% निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर भूल लें समझ गए कि आपका चला गया दिमाग से। वर्ष 2026 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मतलब वर्ष 2026 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ध्यान में रखिएगा, तो आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। कौन जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने वर्ष 2026 में फ्रेंच ओपन का पुरस्कार एकल खिताब जीतकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अर्जित किया है। ये कहाँ का है? तो ये आपका इटली के हैं। ध्यान में रखिएगा, सॉरी इटली के नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, इसका ये आपका कहाँ का है थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा, एक सेकंड रुकिए भैया, थोड़ा टच काम ठीक से नहीं कर रहा है। देखिए वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे नामित किया गया है? वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे नामित किया गया है? बताइएगा किसे नामित किया गया है? तो ये आपको जो नामित किया गया है तो आपका शीतल देवी को आपका नामित किए गए हैं। ध्यान में रखिएगा, देखिए भारत के 19 वर्षीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को आधिकारिक रूप से पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कथन एक में आपका बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, देखिए ए में आपका किसके बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। कथन एक में दिया हुआ बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवन करने की घोषणा की है, जो कि आपका बिल्कुल कथन एक सही है। कथन 2 में आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी, इसमें कोई शक है ये नहीं भी, आप लोग जानते हैं इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपका सही है। कथन 3 में इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने अपने सैन्य अभियान के दौरान नष्ट कर दिया था, ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए, देखिए इस विश्वविद्यालय के बख्तियार खिलजी ने लगभग 1193 से लेकर 1203 ईस्वी तक भारत में अपने सैन्य अभियानों के दौरान नष्ट कर दिया था। ध्यान में रखिएगा, तीनों कथन सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया, हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्म सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? बताइए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को 2026 में पद्मश्री सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? बताइए किसको नहीं किया गया? तो आपको शारदा सिन्हा को जो है सो आपका पद्मश्री सम्मान प्रदान नहीं किया गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन एक में आपका है कथन एक में यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ की गई है।
जो कि कथन एक जो है सबका बिल्कुल सही है। कथन 2 में इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतिष्ठित स्थानों से इंटर्नशिप अवसर तथा कौशल परीक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है, जो कि कथन 2 आपका जो है सो बिल्कुल आपका सही है। 2 भी आपका सही है। कथन 3 में है इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 4,000 से 6,000 तक मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये भी कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए वर्ष 2025-26 में क्या बिफ्टा पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है। बताइए वर्ष 2025-26 के लिए बिफ्टा पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है या नामित किया गया है। तो ये आपको किया गया है बुंगू को किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। वन लाइनर क्वेश्चन पे भैया आप लोगों को छेड़ना नहीं, उसको देखना नहीं है, डायरेक्ट उसको तुम तोड़ कर रख देना है एकदम। तो वर्ष 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर का बहुत ज़रूरत है। अभी 2500 सब्सक्राइबर आया है, यानी कि 2300 सब्सक्राइबर आया, उतने पर अटक गया है। इससे पहले डेली 100 सब्सक्राइबर आता था, अभी 500 10 वैसे आता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, भाई को थोड़ा सा मदद कीजिए। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबको पता है आपका, तो संधवी निरंजन ज्योति को आपका नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के आधार वर्ष को हाल ही में वर्ष 2011-12 में बदलकर कौन सा वर्ष किया गया है। तो कौन सा वर्ष किया गया हाल ही में बदलकर, तो आपका किया गया वर्ष 2022 और 23, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। बिहार सरकार ने हाल ही में यातायात से संबंधित कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो आपका एक मुक्त यातायात चालान निपटान योजना, एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना, ध्यान रखिए भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। चलिए बताइए राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का हाल ही में नया नाम रखा गया है। तो ये हाल ही में नया नाम क्या रखा गया है। माउंट आबू का हाल ही में नया नाम क्या रखा गया है। तो नया नाम आपका जो है आबू राज रखा गया है, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, भूलना नहीं है ये सब क्वेश्चन। 17 नंबर प्रश्न बताइएगा विकसित भारत योजना एवं आजीविका मिशन यानी कि ग्रामीण अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि सही उत्तर को आपको चुनना है, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 1 में आपका है यह ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 में आपका यह प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2150 दिवस की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देता है। ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे थे भैया। देखिए इसमें मानक आवंटन और अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 तथा उत्तर पूर्व के हिमालय राज्यों के लिए 90:10 के लगातार साझाकरण अनुपात का प्रावधान है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या सही है या फिर गलत है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। विकसित भारतीय रोजगार एवं आजीविका मिशन के अधिनियम 2025 के संदर्भ में कथन 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा IIT पटना में स्थापित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। IIT पटना में स्थापित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आपका परमरुद्र है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा उड़ान 2.0 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में उड़ान 2.0 भारत के क्षेत्रीय वायु संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो ये कथन 1 आपको बिल्कुल सही है। कथन 2 में इस योजना में जल विमान अड्डों में हेलीपैडों को विकसित को सम्मानित
किया गया है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है उड़ान 2.0 कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। कथन 3 आपका जो है बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए उड़ान 2.0 नोएडा मंत्रालय नागरिक उड़ान मंत्रालय है, ना कि गृह मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर बताइए, प्रश्न नंबर 20 बताइए, अभ्यास ककाडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला, अभ्यास ककाडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उस सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है, बहुत ही मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। देखिए ए में आपका अभ्यास कड़ाकू एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, बिल्कुल सही है। 2 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका इस अभ्यास का उद्देश्य क्या सहभागी नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग तथा पारस्परिक संचालन क्षमता को सुदृढ़ करना, ध्यान रखिएगा। ये भी कथन आपका जो है 3 आपका बिल्कुल सही। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पारस्परिक पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। देखिए 4 में आपका भारत भी इस अभ्यास में भाग लेता है। कथन 4 आपका जो है सो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चारों कथन सही है। अभ्यास कड़ाकू, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, अभ्यास कड़ाकू के संदर्भ में कथन चारों सही है, ध्यान रखिए चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है इसका उद्देश्य भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है यूरोपीय संघ भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक है, बिल्कुल सही है। कथन 3 में है प्रस्तावित समझौता केवल कृषि उत्पादों तक सीमित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला, बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। तो देखिए 1 में आपका है बजट कुल बजटीय परिव्यय 3.7 लाख करोड़ से अधिक है, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आपका सब गलत है, बाकी सब गलत है, बस कथन 1 सही था। तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, तो आपको महेंद्र लंगिया को आपका प्रदान किया गया है। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मधुमक्खियों को जीवित प्राणी के रूप में वैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मधुमक्खियों को जीवित प्राणी के रूप में वैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो आपको ये पेरू किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। सबको पता है, इसका आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। तो उत्तराखंड एवं गुजरात के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित की है। तो कौन किए हैं, तो आपका असम किए हैं, ध्यान रखिएगा। किससे वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हमको नहीं लग रहा कि आंसर बताने में को उतना कोई ज़रूरत होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को भी पता होगा। राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत इजी क्वेश्चन, मक्खन वाला क्वेश्चन है भैया, सबको पता है उत्तर प्रदेश जीता है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में बिहार के किस शहर में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की विशाल प्रदर्शनी आयोजित की है। क्या बोल रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में बिहार के किस शहर में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की विशाल प्रदर्शनी आयोजित की है। तो का मोतिहारी किए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर
29 की ओर। बताइए सम्राट चौधरी ने बिहार के कितने मुख्यमंत्री में शपथ ग्रहण किए हैं बताइए। तो सम्राट चौधरी जो है आपका 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वन लाइनर है भैया, वन लाइनर पे आप खोजिए सोचिएगा सोल्यूशन मिलेगा तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। सबका सोल्यूशन बताने लगेंगे तभी आपको 2 घंटा टाइम लग जाएगा। जो आपका सोल्यूशन बताने लायक रहेगा उसका हम सोल्यूशन हम खुद बता देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 5 तक गिनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ भैया, प्लीज़ कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो थैंक यू सो मच भैया। बस ऐसे ही आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। देखिए बिहार विद्युत वाहन संशोधन नीति 2026 का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार में सभी नए वाहन पंजीकरणों में विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी को कम से कम हो जाए। कम से कम हो डैश कितना कम हो बताइएगा। तो कितना कम हो तो ये आपका 30% कम हो, ध्यान में रखिएगा ना यार, 30% लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, देखिए बिहार विद्युत वाहन संशोधन नीति 2026 का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार में सभी नए वाहनों पंजीकरणों में विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी कम से कम 30% हो, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बताइए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, आगे तो क्वेश्चन ये नहीं है यार। अच्छा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित लेखा परीक्षक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान की विभिन्न सूचियों के से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त विषम समवर्ती सूची में आते हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है विषम समवर्ती सूची में आते हैं। बताइए कौन कौन आते हैं। तो ये आपका आते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले आपका तो 1 आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका विधुत आते हैं, उसके बाद आपका विवाह एवं विवाह विच्छेद आते हैं। 2 क्या आपका आते हैं, तो ये आपका बिल्कुल विषम समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व उदाहरण बौद्धिक सिद्धांतों के अनुसार अनुसरण करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर अच्छा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व उदाहरण बौद्धिक सिद्धांत के अनुसरण करते हैं, और कौन सा उत्तर आपका सही है ये आपको बताना है। तो कथन ए में देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। तो कथन ए आपका जो हो है 1 2 3 आपका सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी में है 1 3 और 4। तो 1 3 और 4 देखिए माफ कीजिएगा, इसका आंसर हमको मालूम नहीं था इसीलिए हमको ऑप्शन देखना पड़ गया। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही है। 2 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। 3 में है 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बताइएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। ए में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 क्या है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। बी में आपका है देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 क्या उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सी में आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 क्या है, सरकार के अधिकार को मूल अधिकार बनाना है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। डी में आपका है देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये भी कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो चारों कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। अच्छा एक सेकंड रुकिए भैया, एक सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा।
एक सेकंड, थोड़ा इसको फ्रेश कर देते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये आपका सुमिलित नहीं है, सी नंबर ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बोल रहा था कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइएगा, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कथन 1 में आपका है, ध्यान दीजिए, कथन 1 में आपका है, किसी राज्य की विधान परिषद का गठन या उन्मूलन संसद द्वारा किया जा सकता है यदि उस राज्य की विधानसभा के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करती है। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, धन विधेयक के पारित होने में विधान परिषद को विधानसभा में समान शक्तियां प्राप्त होती है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है भैया, सही नहीं है 2, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 36वां प्रश्न, संसद की कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। सीधा सीधे क्वेश्चन आप बोलिए, जो वर्ड लिखा हुआ है वो पढ़िएगा तो वो सर नहीं होता भैया, कुछ कुछ अपने मन से पढ़ना पड़ता है। संसद के कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। सत कथन आपका कौन सा है, ये आप सीधा सीधे हमको बता दीजिए। ए में आपका है, संसद में कार्य केवल हिंदी में ही संपादित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बी में आपका, भारत के महानवादी को संसद में अभिव्यक्ति का अधिकार है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर, बाकी सी डी और आपका ये सब जो है सो गलत है। 36 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, भारत का संविधान मूल कर्तव्यों का प्रावधान करता है, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ये चीज़ पे आप लोग को ध्यान रखना है। तो कथन 1 में आपका है, ये नागरिकों को स्मरण कराते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में है, ये न्यायालयों द्वारा उसी प्रत्यक्ष के रूप में परिवर्तनीय है जिसे मूल अधिकार रखे, ये भी कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही नहीं है। 3 में, ये संविधान राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करते हैं। कथन 3 आपका क्या है, सही, बिल्कुल सही है। कथन 4 में आप लोग मिस्टेक मत खाइएगा, हम तो सिर्फ आपको बताते हैं कि आप लोग बोलिएगा कि हाँ सही है फिर गलत है। उन्हें संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया था। क्या कथन 4 आपका सही है? तो कथन 4 आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का संविधान का मूल कर्तव्यों का प्रावधान करता है, मूल कर्तव्य के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का क्या पदावित का निर्धारण करता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों तथा पदावित का निर्धारण करता है? तो ये आपका करता है संसद द्वारा निर्मित विधि का, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में आपका है, प्रथम अनुसूची राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित हैं, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका द्वितीय अनुसूची शपथ अथवा प्रतिज्ञान प्रारूपों से संबंधित है, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 3 में सप्तम अनुसूची संघ और राज्यों के बीच के विषयों के विभाजन से संबंधित हैं, कथन 3 भी जो है सो आपका बिल्कुल सही है। कथन 4 में आपका है, दसम अनुसूचियों पंचायतों से संबंधित प्रावधान से संबंधित हैं। क्या कथन 4 आपका सही है? तो कथन 4 आपका बिल्कुल सही नहीं है। भारत के संविधान के अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुसूचियों के संबंध में कथन 1 और 3 आपका
सही, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा? 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। अरे बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 4 ऊपर में बताएं कौन सा सही है। 1 और 3 अगर आपका सही है तो 2 और 4 आपका गलत होगा। ध्यान रखिए। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ देख लीजिए, कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 4 आपका सही नहीं है। खाली क्वेश्चन देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताना है। देख, किसी राज्य में पंचायतों चुनाव कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए किसे प्राप्त है? निर्वाचन आयोग। क्या निर्वाचन आयोग को? ध्यान रखिए, क्या निर्वाचन आयोग को, या फिर राज्यपाल को, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग को? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। बताइएगा, न्यायपालिका का स्वतंत्र की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्र मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा। बताइए न्यायपालिका की स्वतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आपका क्या है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए न्यायपालिका का स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य आपका है निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना तथा संविधान की रक्षा करना। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। बताइएगा, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? तो सत्य में देखिए आपका ऑप्शन ए में इसका उपयोग संसद के एक साधारण विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल आपका सत्य नहीं है। बी में आपका है, इसे निश्चित एवं तत्कालिक क्या लोक महत्व के विषय की और ध्यान आकर्षित करने में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस विषय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है भारत सरकार तथा एक अधिक राज्यों के बीच विवाद। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल, क्वेश्चन हमको थोड़ा सा समझ में आया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने से पहले अभी लोग आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं भैया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो अगला वीडियो में डालेंगे तो आपके पास कहाँ से जाएगा बताइए तो ज़रा। ऐसे आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो हम पहले जस्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। बताइए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका महादेव लाल सफाक किए थे। ध्यान में रखिए, सराफ किए थे। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। बताइए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अब मुरली मोहन प्रसाद थे। कौन? मुरली मोहन प्रसाद थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। तो केंद्रीय बजट के वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर क्या प्रबंध प्रणाली की घोषणा की है? तो ये आपका किए हैं आपका केंद्रीय बजट 2092-93। ध्यान रखिएगा। देखिए उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा केंद्रीय बजट 2092-93 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत के पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आपके हैं, देखिए आर्थिक वृद्धि समृद्धि आपका जो है सो आर्थिक समृद्धि है, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता है, समानताओं की में कमी है। चारों कथन आपका सही है। भारत में पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? तो चारों आपका जो है उद्देश्य में थे। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए
सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई क्या हो गया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया। सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। चलिए देखते हैं। पर देखिए ऑप्शन ए में है, कथन 1 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का प्राथमिक मापक है, जो कि कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों पर परिवर्तन का आकलन करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 3 में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति लचनीकरण ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति निर्णय के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है, जो कि कथन 3 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन 4 में आपका है, ध्यान रखिएगा, देखिए उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक की टुकड़ी में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस समय 7 परिवारों के उपयोग प्रतिरूप स्थिर बने रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए इस पर उतना फोकस नहीं कर रहे थे। तो 1, 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर बिमल जलान समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, आर्थिक पूंजी रूपरेखा का विलय जलान समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? भारत के उर्वरक आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका क्या है? ध्यान रखिएगा, कथन 1 आपका बोल रहा है, देखिए भारत विश्व की सबसे बड़े उर्वरक आयातकों में से एक है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की बढ़ती कीमतों भारत के उर्वरक अनुदान भार को बढ़ा सकती है, तो बिल्कुल आपका सही है। कथन 3 में पश्चिम एशिया युद्ध से पूर्व भारत यूरिया आयात में खड़ी देशों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, जो कि बिल्कुल आपका कथन 3 सही है। कथन 4 में भारत केवल चीन से उर्वरकों के आयात करता है तथा रूस से आयात नहीं करता, बिल्कुल गलत है, आपको रूस से भी आयात करते हैं। तो 1 और 2 आपका 3 सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में से किनको चालू खाते के घाटे अथवा चालू खाते का अधिशेष की गणना करते समय ध्यान में रखा जाता है? तो ध्यान में देखिए, वस्तुओं का व्यापार को रखा जाता है, प्रेषण को रखा जाता है, विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह को रखा जाता है, सेवाओं का निर्यात को रखा जाता है। तो 1, 2 और देखो 3 को आपका जो है क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी का अंत प्रवाह, ये आपका नहीं रखा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो इसीलिए आपका 1, 2 और 4 आपका हो जाएगा। 52वां प्रश्न देखिए, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क है। विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उत्पादन पर लगाया जाता है? किस उत्पादन पर लगाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, तो आप लोग को पता होगा किस उत्पादन पर लगाया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादन एवं कच्चा तेल पर लगाया जाता है। ध्यान रखिए, उसको सॉल्यूशन देने का जरूरत भी नहीं है। भारत को प्राप्त होने वाले क्या प्रेषणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में आपका है, प्रेषण भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करते हैं तथा व्यापार छोटे से उत्पन्न दबाव को आंशिक रूप से संतुलित करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 में भारत को प्राप्त कुल प्रेषणों में खड़ी देशों की हिस्सेदारी सत्र 2016-17 और सत्र 2023-24 के बीच बढ़ी है, तो बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, बस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी कीजिए। तो भैया देखिए, आप हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, हम आपको प्यार से हम भैया ही बोलते हैं। भैया आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भारत में स्वर्ण आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। भारत में स्वर्ण आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। कितना इजी क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आप नहीं बता पाइएगा तो क्या पढ़ते हैं बताइए। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयात है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्या है? नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयात कर जो है नहीं है। भारत स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है,
वर्ष 2026-27 में भारत ने लगभग 72 अमेरिकी डॉलर मूल्य का स्वर्ण आयात किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक था। ध्यान रखिएगा। 2 नंबर में है भारत के आयात बिल में कच्चे तेल के बाद स्वर्ण दूसरा का सबसे बड़ा मद है। बिल्कुल आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर, 55 की ओर। देखिए, पूर्वानुमान बाजार क्या है? पूर्वानुमान बाजार आपका क्या है? तो क्या है ऐसे, देखिए ये ऑप्शन ए में है, ऐसे मंच जहां उपयोगकर्ता वास्तविक विश्व की घटनाओं को परिमाणों के आधार पर अनुबंधों का व्यापार करते हैं। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कितने जिले बिहार की राजधानी पटना से सीमावर्ती हैं? बताइए, बिहार के कितना जिला है जो पटना के साथ में सीमा साझा करता है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना है, तो 9 गो है। तो 9 गो आपका कौन कौन जिला है जो कि आपका पटना से जिला साझा करता है? तो आपका अरवल हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ध्यान में रखिएगा, ये सीमावर्ती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न नंबर दे, बताइए बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इन 9 जिला हो जाएगा सही में। तो बिहार के किस जिला की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो बताइए, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर भैया, हम नहीं बताएंगे। सब क्वेश्चन में हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या बताइएगा? बताइए, तो आपको सबको पता है रोहतास होगा, और हल्कावा क्वेश्चन बताएंगे भैया तो कैसा लगेगा? बताइए। तो बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या घनत्व है? क्या बोल रहा बा क्वेश्चन, ध्यान से सुनी भाई लोग। बिहार के किस जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? बताओ एक आंसर का भाई। एक आंसर देखो भैया, ध्यान से सुनी जा। एक सही आंसर जो होल बा तो एक सही उत्तर बा, ध्यान रखिए, शिवहर बा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन इधर आ रहा बा हो। बताओ, बिहार में प्रमुख रूप से किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? तो बिहार में प्रमुख रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताओ एक आंसर का भाई। एक आंसर पर्णपाती वन हो जाए, ध्यान रखिए जा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भोजपुरी अंदाज में एक बार बोल दिया जाए भाई कि चैनल को लाइक कर दे बा, बता कर ले बा, जल्दी करा ना हो, का करते बड़ा मरते। चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो का हो जाइए। पुनपुन नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है, आंसर हो तो बतावे का मन भी ना करी। बताओ, एक सही उत्तर हो जाए क्या? छोटा नागपुर का पठार। चलो अब हम लोग के लैंग्वेज में पढ़िएगा भैया, ये तो भोजपुरी में हो गया। चलिए अब आपको ये भाषा पढ़ाता है, क्या बोलता है इसको, मगही भाषा में पढ़ाते हैं। बताइए, पत्थरकट्टी पाषाण शिल्प बिहार के किस जिले में स्थित है? चलो बताओ भैया, कौन जिला में तोरा स्थित हो? तो तोने से बताई कि अगर ये सही जो तो अगर सही उत्तर गया हो तो देखिए क्वेश्चन में फिर से सुनिए कि बोलो करो। पत्थरकट्टी पाषाण शिल्प बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है? बताएं। जो शिल्प क्या लो पत्थरकट्टी पाषाण शिल्प बिहार के तो गया जिला में स्थित हो, ध्यान रखिए। बताइए, मिथिला खाना, चले मिथिलांचल में जो भाषा बोला जाता है उसमें पढ़ते हैं। देखिए, मिथिलांचल मखाना को भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन जीआई किस वर्ष प्राप्त हुआ था? बतावल छे भाई। तो सही उत्तर हो छे का हुई, तो सही उत्तर हो छे। तो थोड़ा सा छः करके बात करते हैं तो इसीलिए उतना समझ में नहीं आता है। तो वर्ष 2022 हो जीतो, चल ध्यान रखिए। चलिए 63 नंबर प्रश्न में बताइए, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बताइए। कितना इजी क्वेश्चन पूछ जल को, अभी सब क्वेश्चन में बताइए मन करो। अच्छा बताएं तो तुम्हें तो 16 सीटें हो, ध्यान रखिए। तो बिहार के प्राथमिक महिला राज्यपाल के हलोल? बताओ, बिहार के प्रथम महिला राज्यपाल के हलोल जल्दी बताइए। तो इजी हलोल अपना रामदुलारी सिन्हा हलोल की, हाँ रामदुलारी सिन्हा हलोल, सही बतलनी। तो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पर, बिहार में अवरक निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? बताएं भैया। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नहीं कर लें, इससे पहले बताओ। चलिए माफ़ कीजिएगा भैया, हर थोड़ा सा मनोरंजन करना बहुत ज़रूरी है। बताइएगा, बिहार में अवरक निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है?
सबको पता है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? गया में पाया जाता है, नवादा में, गया में पाया जाता है, नवादा में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। ध्यान में रखिए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका तीनों में जो है सो ध्यान में रखिएगा अदरक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। बताइए, प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। बताइए, इसमें सही तो बोलिए नहीं रहे, कौन सा कथन सही है वही बताना। देखिए, एक में प्रकाश दोहरी प्राकृतिक प्रदर्शित करता है, एक तरंग और एक कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। तो ये कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल क्या है, सही है। कथन 2 में है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तथा इसका मान लगभग 3 × 10⁸ होता है। क्या कथन 2 आपका सही है? तो कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 67 पर। देखिए 67 क्या बोल रहा है, बिहार में किसका उपयोग चेहरे की बड़ी सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है? सेविंग दर्पण के रूप में आपका किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण का जो है सो किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, द्वितीयक इंद्रधनुष, क्या है, इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोला, द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। कथन 1 में देखिए, यह प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में संकरा और चमकीला है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 में आपका यह प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका रंग प्राथमिक इंद्रधनुष के विपरीत क्रम में है, ये बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में कथन सी आपका जो है सो सही है। आप लोग याद करते चलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय संलयन से सही ढंग से अलग करता है? क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय संलयन से सही ढंग से अलग करता है? सही ढंग से अलग करता है, तो सही ढंग से आपका अलग जो करता है तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, ये में आपका नाभिकीय विखंडन में प्रकाश में नाभिकीय संयोजन शामिल है, जबकि नाभिकीय संलयन भारी नाभिक को विभाजित करता है, बिल्कुल गलत है। बी में आपका नाभिकीय विखंडन को भारी नाभिक विभाजन के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करता है, जबकि नाभिकीय संलयन ऊर्जा मुक्त करने के लिए प्रकाश नाभिक को फ्यूज करता है। ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 70 की ओर। तो वर्ष 1886 में रेडियो धार्मिकता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1996 में, वर्ष 1896 में रेडियो धार्मिकता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हैरी बैकरेल के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन सही है, किसके बारे में? नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। तो कथन 1 में देखिए आपका है, नाभिकीय रिएक्टरों में जल और ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग क्या मॉडरेट के रूप में किया जाता है? मॉडरेट के रूप में किया जाता है। कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़े न्यूट्रॉन को मुक्त करके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। कथन 2 भी आपका जो है सो बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर प्रश्न। बताइए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही? किसके बारे में? क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ध्यान रखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, तो सही कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, देखिए ए में आपका क्या दिया हुआ है, हर एक ऑप्शन वाइज हम चलते हैं, कौन सा सही है अपने पता चल जाएगा। यह एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जो सुरक्षा के लिए क्या क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करती है, बिल्कुल आपका गलत है। बी में आपका है, यह एक केंद्रीकृत मुद्रा है जो पूरी तरह से किसी भी सरकार या संस्थागत नियंत्रित है, ध्यान में रखिए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश की एसआई है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश की एसआई है? तो विद्युत आवेश की एसआई जो है सो आपका है क्या है? तो सब लोग को पता है, कूलाम है। इस सब क्वेश्चन का बताइए, अच्छा सोल्यूशन बताइए जाएगा भैया, कैसे बात करते हैं भैया, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का उदाहरण है ना भैया, बताइए कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा कोशिका का उदाहरण है, बताइएगा भैया। कोशिका का कौन सा उदाहरण है? तो कोशिका का उदाहरण देखिए आपका है, देखिए ए में आपका है, दीपक की बाती में तेल का स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही है।
में पेपर टॉवल से जल के अवशोषण बिल्कुल सही है। फाउंटेन पेन में स्याही खींचना बिल्कुल सही है। डी में पौधे का जड़ द्वारा मिट्टी से खींचना बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से कौन सा कोशिका का उदाहरण है? चारों जो है सो कोशिका का आपका उदाहरण है। चलिए अगला 75 नंबर प्रश्न बताइएगा, श्यानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, श्यानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो कथन एक में देखिए ऑप्शन ए में है, श्यानता किसी भी द्रव का प्रवाह के प्रति प्रतिरोध का मापन है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बी में गैसों का श्यानता समानता द्रवों की श्यानता से अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर 75 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त, पार्ट 1 हो गया आपका समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।